मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि चुंबकत्व क्या होता है, यानी कि चुंबक क्या होता है। तो आप सभी को पता है चुंबक क्या होता है। चुंबक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, अपनी ओर खींचता है। चुंबक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक वो चुंबक होते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं, ठीक है। और कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं? ये प्राकृतिक चुंबक को से बनाए जाते हैं, कृत्रिम चुंबक जो हम लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए चुंबक तो आपको समझ में आ गया। मान लीजिए कोई चुंबक है आपके पास, ठीक है, अगर इसके दो ध्रुव होते हैं, एक आपका उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। अब आप लोग अगर मान लीजिए कोई बड़ा सा चुंबक लिए, अगर आप उसको चाहें कि तोड़कर मैं इसको ध्रुवों को हटा सकूं, तो ऐसा संभव नहीं है। उसके छोटे छोटे टुकड़ों में भी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होता है, आप उसको मिटा नहीं सकते, ठीक है। तो चुंबक के बारे में इतना काफी था। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है, वो है चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? आप सभी को पता हो गया होगा कि चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वही चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। जैसे विद्युत में क्या था? आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता था, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? देखिए, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है। जैसे देखिए यहां पर मैंने एक चुंबक लिया है, रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये एक दंड चुंबक आप मान सकते हैं, ठीक है। इसमें दो ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। अब क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम कोई चुंबकीय सुई, ठीक है, यहां पर मान लीजिए कि कोई चुंबकीय सुई है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए चुंबकीय सुई है। अब क्या कहा गया है कि ये चुंबकीय सुई है, और जो इसमें चुंबक में क्या होता है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं। देखिए ये जो आपका दिख रहा है ये है चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, मैग्नेटिक, ये आपका फोर्स लाइंस है, ठीक है। तो ये आपका चुंबकीय बल रेखा। तो देखिए एक चुंबक है, इसका ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। इसके चारों ओर का जो क्षेत्र मान लीजिए इसमें कोई सुई है, ठीक है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अगर हम किसी चुंबकीय सुई को रख दें, ठीक है, तो उस पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण यह चुंबकीय सुई किसी एक निश्चित दिशा में ठहरती है। तो इस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र में बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं, ठीक है। इतना टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो ये आपका चुंबक है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अगर हम किसी चुंबकीय सुई को रख दें तो उस पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह एक निश्चित दिशा में ठहरती है। इसी को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है? ये चुंबकीय बल रेखा है जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती है, ठीक है। इतना समझ में आया। एक चीज और याद रखिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इनसे अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींच दें, ठीक है, तो वो किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा? वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो अगर ये मान लीजिए दो रेखाएं कहीं काट देती हैं आपस में एक दूसरे को, तो वहां पर स्पर्श रेखा पर दो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो कि असंभव है, ठीक है। जैसे मैंने आपको वैद्युत बल रेखाओं में बताया था, तो ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब देखिए इसमें एक चीज और समझिए, चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं। यानी कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये ऐसी रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरंतर प्रदर्शित करती हैं, कि ठीक है, कि इसकी दिशा कैसी है। आगे देखिए, इन रेखाओं को किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि अगर इस पर कोई स्पर्श रेखा ये हम खींच दें तो ये उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो ये आपका होगा चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाएं। अब हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जो कि है ओस्टर्ड का प्रयोग। ओस्टर्ड का प्रयोग क्यों किया गया? देखिए ओस्टर्ड ने अपना प्रयोग इसलिए किया क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था जैसे चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, वैसे ही अगर हम एक चालक के चारों ओर जिसमें धारा बह रही हो, ठीक है, उसके चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है।
ऐसा मानना था ओस्टर्ड का, ठीक है, कि जैसे एक चुंबक कोई रखा है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, सभी को पता है। लेकिन अगर कोई चालक है उसमें धारा बह रही है तो इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसको प्रूफ करने के लिए ओस्टर्ड का प्रयोग हुआ, यानी कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, यानी कि वैद्युत धारा जब बहती है तो वो भी चुंबक की भांति कार्य करती है, उसमें भी आकर्षण होता है। तो इसके लिए एक इन्होंने प्रयोग किया। तो देखिए सन 1820 में डेनमार्क के वैज्ञानिक ओस्टर्ड ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चालक क्या होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, ठीक है, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैसे ही चालक जिसमें धारा बह रही है उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। जब देखिए यहां पर एक प्रयोग किया उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक AB तार लिया। देखिए AB एक चालक तार है, ठीक है, इसमें देखिए कुंजी लगी हुई है, यहां पर कुंजी है, ये आपकी बैटरी है, ठीक है। तो इसमें एक चालक AB को दाब कुंजी के द्वारा, इसके द्वारा बैटरी के ध्रुवों से जोड़ा गया। देखिए इसके धन ध्रुव या ऋण ध्रुव, ठीक है, इसके ध्रुवों से जोड़ा गया है तथा इस तार को एक चुंबकीय सुई, देखिए नीचे एक चुंबकीय सुई है जिसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर इस प्रकार से रखी हुई है, ठीक है। चुंबकीय सुई के समांतर देखिए इस तार को, जो चालक तार AB है, इसको चुंबकीय सुई के समांतर रखा गया है। तो जब इस कुंजी को हम नहीं दबाते, जब इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो ऐसा देखा जाता है कि इस चुंबकीय सुई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, यानी कि जब तक तार में वैद्युत धारा नहीं बहती सुई तार के समांतर बनी रहती है, यानी कि सुई जो है वैसे ही वैसे बनी रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए दूसरे वाले चित्र में देखिए लगातार परिवर्तन हो रहा है। इस चित्र में देखिए, इसमें मैंने क्या किया, कुंजी को दबा दिया, ठीक है, जैसे ही कुंजी को दबाकर तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते, देखिए यहां पर धारा बह रही है, ठीक है, ये देखिए धारा इसमें बह रही है। अब जब इसमें धारा प्रवाहित होने लगी तो क्या हुआ, इस चुंबकीय सुई में विक्षेप आ गया, क्योंकि जब धारा बहती है किसी चालक में तो क्या होता है, उसका चुंबकीय प्रभाव वो भी जो है चुंबकीय सुई को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि इसमें जो है विक्षेप आ जाता है। तो जैसे ही कुंजी को दबाकर तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, चुंबकीय सुई देखिए विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। सुई के विक्षेपित होने से हमें ऐसा ये पता चलता है कि तार में वैद्युत धारा के बहने से इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक है। अब तार में जैसे जैसे हम धारा को बढ़ाते जाएंगे सुई को तार के निकल लाने में विक्षेप बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरे चित्र में इन्होंने क्या किया, इन्होंने धारा की दिशा ही उलट दी। देखिए इधर धन ध्रुव था, इधर ऋण, अब इधर क्या किया, इधर ऋण हो गया, इधर धन हो गया, ठीक है। तो इसमें धारा जो है बहने लगी और चुंबकीय सुई जो है वो विपरीत, एकदम विपरीत हो गई, ठीक है। यानी कि जब इन्होंने सुई को एकदम ही, मतलब जो परिपथ है इसको एकदम उलट दिया तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई। देखिए इस दिशा में, अभी ये थी इधर साउथ हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, ठीक है। तो सुई जो है वो विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई। इससे यह पता चलता है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो जो मैंने प्रयोग में बताया वही अब हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखा है इसमें एक चालक AB, ठीक है। तो देखिए इसमें एक चालक AB को दाब कुंजी के द्वारा बैटरी के ध्रुवों से जोड़ा गया है। देखिए यहां पर इसको बैटरी के ध्रुवों से जोड़ा गया है, ठीक है, वही मैंने लिखा है। तथा इस तार को एक चुंबकीय सुई के ऊपर समांतर रखा गया है। जब तक तार में वैद्युत धारा नहीं बहती सुई तार के समांतर बनी रहती है। जैसे ही कुंजी को दबाकर तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। यदि परिपथ में धारा की दिशा उलट दी जाए तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। सुई के विक्षेपित होने से पता चलता है कि तार में वैद्युत धारा बहने से इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक है। तार में धारा बढ़ाने अथवा सुई को तार के निकट लाने से विक्षेप बढ़ जाता है। इस प्रयोग से स्पष्ट है कि वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। चूंकि वैद्युत धारा में गतिमान आवेश होते हैं अतः हम कह सकते हैं कि वैद्युत धारा अथवा गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो यही वो निष्कर्ष निकालना चाहते थे कि यदि किसी चालक में वैद्युत धारा बह रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही उनका प्रयोग था, ठीक है, वो इन्होंने प्रूव भी किया। तो ये आपका था ओस्टर्ड का प्रयोग, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। अब देखिए ये वाला टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ। ये क्या होता है पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड
क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अभी हमने ओस्टेड के प्रयोग में जाना, ठीक है। अब देखिए क्या किया, फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेबर्ट, ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिक हैं, एक का नाम नहीं, ये दो वैज्ञानिक है, ठीक है। ने सन 1820 ईस्वी में धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया। बायो सेबर्ट के अनुसार किसी धारावाही चालक का लघु अवयव डेल एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु P पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। देखिए, उन्होंने बताया जैसे ये एक चालक तार है, इसमें धारा बह रही है। अब जब धारा बहेगी इसमें, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर उत्पन्न होंगे। तो मान लीजिए कि इसका एक छोटा सा अवयव हम ले लेते हैं डेल एल, डी एल, ठीक है। ये मान लीजिए एक छोटा सा अवयव इसका है, वो क्या है, डी एल, डी या डेल्टा एल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा एल ये आपका है, ठीक है। तो जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इस चालक का मैंने एक छोटा सा भाग ले लिया डेल एल, तो जो डेल एल है, ठीक है, इसके कारण हमें इस बिंदु पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा वी निकालनी है। तो जो ये डेल्टा वी होगा ये निम्न कारकों पर निर्भर करेगा। किस किस चीज पर निर्भर करेगा? डेल्टा वी चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो इस चालक में धारा आई प्रवाहित हो रही है उसके अनुक्रमानुपाती होगा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। आगे देखिए, अवयव की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो डेल्टा बी होगा वो इस जो छोटा सा अवयव मैंने लिया है डेल्टा एल, इसके भी अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। यानी कि अगर धारा बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। आगे देखिए, डेल्टा बी अवयव की लंबाई तथा बिंदु P के बीच बने कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि ये आपका बिंदु P है, ठीक है। इस बिंदु P और इस धारा I, ठीक है, डेल्टा बी अवयव जो आपका है, डेल्टा बी अवयव की लंबाई, जो अवयव की लंबाई है डेल एल, ठीक है, इसके और इस बिंदु P के बीच जो थीटा कोण बन रहा है इसके भी अनुक्रमानुपाती होता है, थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ज्या के मतलब साइन थीटा, ठीक है। तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। अभी एक और है उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 4th नंबर इक्वेशन है, जो डेल्टा बी है वो एक चीज पर और निर्भर करता है। तो डेल्टा बी चालक से बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि जो आपका ये डेल्टा एल है, जो छोटा सा अवयव है, यहां से इस बिंदु बी के बीच की कोई दूरी होगी, ठीक है। इस बिंदु के बीच की दूरी, बिंदु P के बीच की दूरी r है, ठीक है। तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका डेल्टा V। तो समझ में आया? इनके नियम के अनुसार मान लीजिए कोई चालक है, इसमें धारा I बह रही है, ठीक है। ये आपका एक छोटा सा अवयव इस चालक का ले लेते हैं डेल्टा L। अब इस चालक के कारण ये बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो निम्न कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहले इस चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होगी, इस छोटे से अवयव डेल L के अनुक्रमानुपाती होगी, इनके बीच जो डेल L है और जो आपका बिंदु P है इनके बीच बने थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होगी, और जो आपका डेल्टा L है, ठीक है, डेल्टा B जो है ये बिंदु P और ये लघु अवयव जो डेल एल है इनके बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो अब इसी में हम इक्वेशंस को रखेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, ये जो है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो डेल्टा v व्युत्क्रमानुपाती 1/r², यानी कि इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब चलिए हम इक्वेशन 1 2 3 4 को मिक्स करते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 को मिलाने पर,
मिलाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1, 2, 3 और 4 को मिलाएंगे तो डेल्टा बी सब पर निर्भर करता है। तो डेल्टा बी अनुपाती क्या हो जाएगा, सबसे पहले धारा आई के अनुपाती था, ठीक है। उसके बाद में डेल्टा एल के अनुपाती था, साइन थीटा यानी कि थीटा की ज्या के अनुपाती था, अपान किसके, आर स्क्वायर यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो जब हम चारों समीकरण को मिलाएंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला निकल कर आएगा। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। यहां पर हम समानुपाती के चिन्ह को हटा देंगे, ठीक है, इसके और इसको हटा देंगे। तो यहां पर हो जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू बराबर हो जाएगा, आज जब इसको हम हटाएंगे समानुपाती के चिन्ह को तो म्यू नॉट अपान 4 पाई यहां जुड़ जाएगा, जहां म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है, समझ में आ गया। इंटू आई आपका ऐसे रहेगा, डेल एल रहेगा, ठीक है, साइन थीटा रहेगा, अपान हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा बायो-सेवर्ट के नियम का, ठीक है, बायो-सेवर्ट के नियम का। बहुत सारे बच्चे हमारे पूछेंगे कि सर म्यू नॉट अपान 4 पाई यहां पर क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, तो ये एक कांस्टेंट है, नियतांक, ठीक है। ये क्या है, एक नियतांक है। इसकी वैल्यू भी होती है 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू, ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर यहाँ पर म्यू नॉट क्या है। मैंने देखा है कोई बच्चे कमेंट करते हैं सर म्यू नॉट नहीं समझ में आता, या और भी बहुत सारे टॉपिक है। तो यह है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। अब बच्चों आपसे अगर कोई कहे कि म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट की वैल्यू बताइए क्या होती है चुंबकशीलता की, तो क्या कीजिए, इस 4 पाई को इधर लेकर चले आइए, 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 हो जाएगा ये आपका, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, म्यू नॉट की वैल्यू भी आप जान गए। अब आप लोग कहेंगे सर इसका मात्रक क्या होगा म्यू नॉट का, ठीक है। तो म्यू नॉट का मात्रक भी समझ लेते हैं। तो यहां पर हेडिंग छोटा पर डालेंगे म्यू नॉट का मात्रक, ठीक है। तो म्यू नॉट का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2 और एम्पियर, ये आपका एम्पियर की पावर -2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट का मात्रक, ठीक है, यूनिट ऑफ निर्वात की विद्युत चुंबकशीलता का ये मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर समझ में आ गया कि आपका ये बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। और ये सब बायो-सेवर्ट के नियम में कुछ भी नहीं है, जो चालक है उसके कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है, वही आपको लिख देना है। बाद में ये नियतांक लगा देना है और इस प्रकार की वैल्यूज आपको यहां पर लिख देनी है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए और देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, एक टॉपिक और आप याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो इसका मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो बी है, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। ये तो होता ही है, साथ में एक और होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, या टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। समझ में आया। तो ये आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब बहुत सारे बच्चे हमारे कहेंगे सर म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, इसका मात्रक व विमीय सूत्र, म्यू नॉट का मात्रक व विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। सभी चीजें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी चीजें आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है, कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। तो म्यू नॉट का मात्रक व विमीय सूत्र क्या होगा, तो इसका मात्रक तो एक और होता है, उसको भी लिख लीजिए मात्रक, ठीक है। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। इसकी विमा क्या होगी,
बीमा। ठीक है, तो आप लोग बीमा आसानी से यहां पर निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? देखिए न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक। बल का मात्रक, बीमा बल की क्या होती है? mlt -2, mlt -2 ये बल की बीमा होती है। ठीक है, अपान ये एम्पियर क्या है? एम्पियर आपका धारा का मात्रक है, इसका हो जाएगा a के पावर 2 a स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी बीमा आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? m LT -2। ठीक है, और ये आपका नीचे हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एक a के पावर स्क्वायर है, a के पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो a के पावर -2 ये हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बीमा आपकी फाइनली आ जाएगी, म्यू नॉट की बीमा। देखिए m आपका ही ऐसे ही रहेगा। ठीक है, l ऐसे रहेगा, t के पावर -2 है, t के पावर -2 आप लिखिए, a के पावर -2 भी इसमें जोड़ दीजिए, तो ये आपकी हो जाएगी म्यू नॉट की बीमा। याद रखिएगा, निर्वात की चुंबकशीलता की ये बीमा हो जाएगी। ठीक है, अभी कुछ और चीजें हैं जो हम लोगों को समझना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनको भी हम समझ लेते हैं कि निर्वात की चुंबकशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता में क्या संबंध होता है। तो यहां पर हेडिंग डालेंगे एक छोटा सा, निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? अभी मैंने आपको बताया म्यू नॉट से। ठीक है, किससे? म्यू नॉट से। तथा निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता में संबंध, विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता को हम किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट में संबंध, में संबंध। ठीक है, तो अब हम इसमें रिलेशन निकालेंगे कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए फॉर्मूला आपका दोनों का पता है, चलिए दोनों को हम लगाते हैं। अब म्यू नॉट अपान 4 पाई की मैंने वैल्यू अभी आपको बताई कितनी होती है। म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए निर्वात, ये एक आपको और पता होगा जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, प्रति कूलाम स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 आपका ये है म्यू नॉट अपान 4 पाई इक्वल टू 10 की पावर -7, और ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं। अब चलिए दोनों को हम भाग देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा इक्वेशन है म्यू नॉट अपान 4 पाई इक्वल टू अपान, ठीक है, दोनों को भाग देना है हमें, तो भाग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है? 10 के म्यू नॉट अपान 4 पाई की 10 के पावर -7। ठीक है, अपान इसकी वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 × 10 की पावर 9। मात्रक क्या था दोनों का? कूलाम प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए पहले का मात्रक क्या था? मैंने भी आपको बताया, पहले का मात्रक था न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, तो पहले का मात्रक आपका हो गया। ठीक है, और दूसरे का मात्रक क्या था? एम्पियर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाए कूलाम प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कूलाम स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाले का गुणा सबसे नीचे होगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट
इंटू 4πε0, ठीक है, अपान 4π को गुणा 1 से होगा तो ये 4π ही रहेगा, इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा 10 की पावर -7, ठीक है, अपान 9 गुणे 10 की पावर 9। अब देखिए थोड़ा सा और समझिए, अब हम क्या करेंगे, इस 4π से 4π को कैंसिल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना μ0ε0 इक्वल टू ये आपका 10 की पावर -7 से इसको नीचे ले जाएंगे, तो जब नीचे ले जाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा, तो 9 और 7 जुड़ जाएंगे तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर, ये 9 और 7 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 16। कैसे जुड़ा देखिए, ये 7 को नीचे लाएंगे तो ये माइनस में प्लस में नीचे हो जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएंगे तो 9 7 जुड़ जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, इसका मात्रक लिखते हुए चलिएगा, कूलाम प्रति एम्पियर मीटर का स्क्वायर, यानी कि कूलाम स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा μ0ε0 इक्वल टू, देखिए हम क्या करेंगे 1 अपान, ये तो आपका इतना वैल्यू आ गया, अब इसको लिखेंगे 1 अपान 3, 9 गुणे 10 की पावर 16 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की पावर 8, ठीक है। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 9 गुणे 10 की पावर 16 को हम 3 गुणे 10 की पावर 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो प्रकाश की चाल है, आप सभी को पता है कि प्रकाश की चाल जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रकाश की चाल C इक्वल टू, तो क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की पावर 8 की जगह पर हम C लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा μ0ε0 इक्वल टू 1 अपान C का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है, ये आपका हो जाएगा निर्वात की चुंबकशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध, ठीक है, समझ में आ गया। ये निर्वात की चुंबकशीलता आपका है ε0 और निर्वात की विद्युतशीलता चुंबकशीलता μ0 और ये ε0, ठीक है। तो ये इसमें संबंध होगा μ0ε0 इक्वल टू 1 अपान C स्क्वायर, जहां C है प्रकाश की चाल। अब बहुत सारे लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, देखिए ये इस प्रकार से भी लिखा हुआ आ सकता है, देखिए C को हम इधर ले जाएंगे तो C इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, देखिए यहां पर C स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 1 अपान μ0ε0 लिख सकते हैं ना। अब C इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट μ0ε0, ठीक है। तो ये अब हम लिख सकते हैं, तो यही हो जाएगा आपका निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता में संबंध, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से अब आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। इसकी बीमा भी मैं बता देता हूं, C की बीमा तो सभी को पता है, ठीक है। C की बीमा हो जाएगी LT-1, क्योंकि इसका मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो मीटर क्या है, मीटर की बीमा क्या होगी L हो जाएगी, ठीक है, और सेकंड की बीमा T हो जाएगी, तो प्रति है तो T के पावर -1 कर दीजिए, ठीक है। तो मात्रक से आप बीमा निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता में संबंध, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप कि आप सभी को। तो ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, आपको ऐसे ही भाग देकर इसको निकाल लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालें। तो देखिए कई नियम है, जैसे दाएं हाथ की हथेली का नियम, राइट हैंड पाल्म रूल नंबर 1, ठीक है। तो ये नियम क्या है, यदि हम अपने दाहिने हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में हो और चारों उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हथेली से धक्का देने की दिशा जो होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है अंगूठा, ठीक है। जैसे मैं चित्र में दिखा देता हूं बुक में,
तो ये देखिए चित्र में समझिए क्या कहा था मैंने, यदि हम अपने दाएं हाथ, देखिए दाएं हाथ का पंजा पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें, देखिए इसका पंजा पूरा फैलाकर हमने इस प्रकार रखा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो इस प्रकार रखें कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा, देखिए जो अंगूठा है ये इस धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है। तो फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु P की ओर प्रदर्शित करें जिसमें हमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो जो ये हथेली से धक्का देने की दिशा, देखिए ऊपर की ओर जो धक्का देने की दिशा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। समझ में आ गया? जैसे हम अपने दाहिने हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि जो अंगूठा है धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करे और चारों अंगुलियां उस बिंदु P की ओर प्रदर्शित करें जिस पर हमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हथेली पे जो धक्का देने की दिशा होगी ऊपर की तरफ वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। तो ये है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए दूसरा नियम हमारा क्या है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच नियम, यानी कि मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल। इसमें क्या है, यदि किसी पेंचकस को दाएं हाथ में लेकर चारों उंगलियों और अंगूठे की सहायता से इस प्रकार घुमाएं कि पेंचकस की नोक प्रवाहित धारा की दिशा में हो तो अंगूठे के चलने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। देखिए मान लीजिए ये कोई आपका पेंचकस है, ठीक है, इसको दाएं हाथ में हमने पकड़ रखा है। अब इसके दाएं हाथ में लेकर चारों अंगुलियों और अंगूठे की सहायता से इस प्रकार इसको घुमाएं कि पेचकस की जो नोक हो वो प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, उसकी दिशा में, प्रवाहित धारा की दिशा में हो तो अंगूठे की जो चलने की दिशा होगी वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। जिधर हमारा अंगूठा चलेगा वही आपकी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे पेचकस को पकड़ा है तो ये धारा की दिशा हो गई और जो हम घुमा रहे हैं ये अंगूठा जो है जिस तरफ घूम रहा है वही चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। तो ये सब रूल्स हैं मैक्सवेल के नियम, दाएं हाथ की हथेली के नियम, इसको याद रखना है। वैसे ज्यादा ये आता नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ये एक डेरिवेशन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आपको तैयार करके ही जाना है। देखिए धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, देखिए धारावाही एक वृत्ताकार कुंडली है, इसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, इसे हमें ये देखिए ये आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए ये आपकी एक कुंडली है धारावाही, ठीक है, इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, ए है, इसकी त्रिज्या कितनी है, ए है, ये आपका बिंदु वो है। अब हमने क्या किया, इस कुंडली का एक छोटा सा अवयव लिया जिसे हमने प्रदर्शित किससे किया, डीएल से, ठीक है, डेल्टा एल आप कह सकते हैं या डीएल कह सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमने इसे को डिनोट कर दिया। देखिए पूरी कुंडली की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसमें मैंने सिर्फ क्या किया है, इस छोटे से अवयव की बात की है, ठीक है। अब इसमें देखिए धारा भी प्रवाहित हो रही है, जो धारा है वो कितनी है, आई है, इसमें बहने वाली जो धारा है वो कितनी है, आई है। तो अब आप लिख सकते हैं, माना कि एक तार, ठीक है, एक तार ए मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार रूप के रूप में मुड़ा है। देखिए ये जो वृत्ताकार लूप है ये एक तार है, ठीक है, ये वृत्ताकार लूप के रूप में मुड़ा हुआ है तथा इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब हमें इस लूप के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी निकालना है। अब देखिए मान लीजिए हम लूप की परिधि अनेक लघु अवयव से मिलकर बना है, बहुत सारे छोटे छोटे अवयव से मिलकर ये बना होगा। अब इसका एक छोटा सा अवयव हमने डीएल ले लिया है जिसकी लंबाई डीएल है, ठीक है। अब बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार मैंने आपको बताया था, ये लिख लीजिए सब, माना किसी तार ए त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़कर उसमें आई प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, हमें इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अल्पांश डीएल, अल्पांश का मतलब जो छोटा सा लंबाई मान लिया डीएल के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो इस छोटे से अवयव के कारण अभी हम निकाल रहे हैं डीएल के कारण, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको हम डिनोट करेंगे डीबी से, क्योंकि हम लघु अवयव के लिए निकाल रहे हैं तो डीबी हमने लिख दिया, ठीक है। डीबी इक्वल टू आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला बायो-सेवर्ट के नियम में, इंटू आइडियल साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा।
अपान ए स्क्वायर, वहां पर आर स्क्वायर था, यहां पर ए स्क्वायर रहेगा क्योंकि इसकी परिधि जो है ए है, त्रिज्या। ठीक है, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा के स्थान पर रख देंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री अपान ए स्क्वायर। अब देखिए हमने 90 क्यों लिखा, देखिए 90 यहां थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, चूंकि परिधि प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत रूप में होती है, यानी कि जो इस वृत्त की, ठीक है, जो परिधि है ये प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत दिशा में होती है, तो यहां पर हमने 90 डिग्री रख दिया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं डीबी इक्वल टू, चूंकि फाइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो हम लिख सकते हैं इसी को म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, इंटू आइडियल अपान ए स्क्वायर। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। समझ में आ रहा है, हमने 90 डिग्री लिखा है, बाकी वैसे ही लिख दिया है। अब देखिए अभी तो हम छोटे से अवयव के लिए निकाल रहे थे, यानी कि डीएल के लिए। अब हम इस पूरी कुंडली के लिए अगर निकालें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डीएल होंगे, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे लघु अवयव होंगे, तो पूरी कुंडली के लिए अब हम निकालेंगे। तो लिखेंगे अब कुंडली के केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, कुंडली के केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम बी से प्रदर्शित करेंगे। तो बी इक्वल टू, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर डीबी तो आपका रहेगा ही क्योंकि छोटा सा अवयव है, इसका हम बीज गणितीय योग कर देंगे सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, बीज गणितीय योग, क्योंकि अभी हम छोटे से अवयव के लिए निकाल रहे थे। ठीक है, यहां पर डीबी छोटे से अवयव के लिए हम डीबी निकाल रहे थे, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। अब हम पूरे कुंडली के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, तो यहां पर सिग्मा डीबी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिग्मा डीवी है। ठीक है, तो सिग्मा ऐसे ही रहेगा आपका, डीबी की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए, इसको रख देंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आइडियल अपान ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमने रख दिया। अब देखिए यहां पर क्या होगा, v इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जो म्यू नॉट अपान 4 पाई है ये तो आपका क्या है, ये नियतांक है। ठीक है, आई अपान ए स्क्वायर, आई जो है ये भी पूरी कुंडली में आई की वैल्यू समान है। ठीक है, तो इसका हमें बीजगणितीय योग निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ए भी आपका समान है, त्रिज्या भी समान है, केवल जो डीएल हमने एक छोटा सा लंबाई लिया था, अब हमें इसका बीजगणितीय योग निकालना है, यानी कि पूरी लंबाई में। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान ए स्क्वायर। इसका हमें बीजगणितीय योग करने की जरूरत नहीं है, बीच में बचेगा क्या, ये डीएल बचेगा। अब डीएल का हमें बीजगणितीय योग करना है। अब देखिए यहां पर एक चीज याद रखिए, परंतु याद लीजिए, चूंकि जो सिग्मा डीएल होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई ए। क्यों होती है, क्योंकि ये लूप की पूरी परिधि की लंबाई है, वृत्त की परिधि हम यहां लगाएंगे, तो लूप की पूरी परिधि की लंबाई, ठीक है, परिधि की लंबाई। तो जो आपका सिग्मा यानी कि सिग्मा डीएल इक्वल टू 2 पाई ए होगा। 2 पाई ए क्या है, लूप की पूरी परिधि की लंबाई। अब यहां पर हम सिग्मा डीएल के स्थान पर 2 पाई एल रखेंगे। ठीक है, तो चलिए रखकर देखते हैं तो क्या वैल्यू आएगी आपकी। तो यहां पर हम इसको रखेंगे तो आएगा v इक्वल टू v, इसलिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट अपान 4 पाई ऐसे ही रहेगा, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई को हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए इंटू आई अपान ए स्क्वायर है, तो इसको भी हम ऐसे रहने देंगे, इंटू ये देखिए सिग्मा डीएल, इसके स्थान पर हम रखेंगे 2 पाई ए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए से ए की ये यहां पर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई ये 4 पाई है, तो यहां पर 2 बचेगा। तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, v इक्वल टू हमारा आ जाएगा v इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2a।
2a। और यही हो जाएगा हमारा धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा। अभी एक कंडीशन हम और ले लेते हैं। मान लीजिए जो आपकी कुंडली है इसमें फेरों की संख्या n है, तो लिख दीजिए या इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा, V = आ जाएगा। देखिए म्यू नॉट I के स्थान पर हो जाएगा म्यू नॉट NI। ठीक है, यानी कि n फेरों की संख्या है तो म्यू नॉट NI/2a। तो इस प्रकार से कुछ आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे सर यहां पर मैं बता दूं कि म्यू नॉट क्या है। म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, n है फेरों की संख्या, I है वैद्युत धारा, a क्या है जो आपका धारावाही वृत्ताकार लूप है उसकी त्रिज्या है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया डेरिवेशन। बहुत ही सिंपली मैंने आपको समझाया है। पहले आपको लघु अवयव के लिए निकालना है, फिर कुंडली के केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेना है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो ये आपको डेरिवेशन समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो ये है क्या, देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन जो होता है वो म्यू नॉट I का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, तो ये होगा इंटीग्रेशन B/dl = म्यू नॉट I। ये फॉर्मूला होगा एम्पियर के परिपथीय नियम का। तो क्या कहा गया, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। देखिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन जो होगा वो उस पथ द्वारा घिरी जो नेट धारा होगा I उसका म्यू नॉट गुना होगा। ठीक है, म्यू नॉट क्या है पता है, निर्वात की चुंबकशीलता। तो ये आपका हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन B/dl = म्यू नॉट I। अब ये आया कैसे, ये भी जानना जरूरी है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ये कैसे आया। तो देखिए मान लीजिए कागज का एक तल है। ठीक है, ये कागज का एक तल है, इसके लंबवत तार XY है। देखिए XY एक तार है, ठीक है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए I धारा प्रवाहित हो रही है। तो एक कागज का कोई तल है जिसके लंबवत एक तार है XY जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। अब मान लीजिए R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है। देखिए ये इसकी त्रिज्या मान लीजिए कितनी है, R है। ये त्रिज्या कितनी है, R है। तो R त्रिज्या का वृत्तीय पथ है जिसके केंद्र O तार पर है। ठीक है, जिसका केंद्र O जो है वो तार पर है। अब देखिए वृत्तीय पथ में क्या करना है, हमें इसमें निकालना क्या है। ठीक है, तो हमें इसमें इसको प्रूव करना है कि जो एम्पियर का परिपथीय नियम है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उसमें बहने वाली धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। तो यहां पर एक लघु अवयव मान लेते हैं हम dl, ये बिंदु P है। ठीक है, और ये क्या है, B वेक्टर है। तो आप लिख सकते हैं कि यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है जो ये बिंदु P है। तो आप लिखिए माना R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है। ठीक है, जिसका केंद्र O तार पर है। देखिए केंद्र O जो है इस तार पर है। अब वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, यानी कि इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए फॉर्मूला हो जाएगा B = म्यू नॉट I/2πa। तो A की जगह पर यहां पर R रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर वृत्त की त्रिज्या दी गई है। देखिए तो ये आपका R रहेगा, उसमें ये था। ठीक है, तो म्यू नॉट I/2πa ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आप लिखेंगे माना कागज के तल लंबवत तार XY जिसमें I प्रबलता विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। माना R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र O तार पर है। ठीक है, अब वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा, B = म्यू नॉट I/2πr। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन, यानी कि इसके पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन B/dl ये हो जाएगा VdL cos थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये VdL cos थीटा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा। तो यहां पर थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 0 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर थीटा की वैल्यू हमने क्या रखी, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जब लिखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारा आ जाएगा B इंटीग्रेशन B dl, यानी कि
इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसी को इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस थीटा। ठीक है, अब जब कॉस थीटा के स्थान पर हम 0 डिग्री रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन बी डीएल। अब देखिए हमारा इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू आ गया बी इंटीग्रेशन डीएल। इस बी डीएल को हम लिख सकते हैं बी इंटीग्रेशन डीएल, क्योंकि बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये एक समान है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे नहीं, केवल हम डीएल जो लघु अवयव है इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो बी इंटीग्रेशन डीएल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इस b की वैल्यू इसमें रखेंगे। ठीक है, किसमें रखेंगे, इस b की वैल्यू इसमें रखेंगे, लेकिन एक चीज आपको यहां पर और समझना है। ठीक है, ये जो आपका है dl इसकी वैल्यू होगी 2 पाई r। देखिए यहां पर लिखा है, परंतु जो इंटीग्रेशन dl है इसकी वैल्यू 2 पाई r होगी, क्योंकि वृत्तीय पथ की लंबाई है। ठीक है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होगा 2 पाई r। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में b तथा ये इंटीग्रेशन डीएल का मान रखने पर, यानी कि समीकरण 2 जो आपका ये है इसमें b का वैल्यू रखेंगे ये वाला, और जो ये इंटीग्रेशन डीएल है इसकी वैल्यू रखेंगे 2 पाई r। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा b डॉट डीएल इक्वल टू b के स्थान पर ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू तो म्यू नॉट आई अपान 2 पाई r। देखिए इस b के स्थान पर ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा म्यू नॉट आई अपान 2 पाई r इंटू ये देखिए इसकी वैल्यू जो है ये इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू होगी 2 पाई आर, मैंने बताया था। अब 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल आ जाएगा म्यू नॉट आई के बराबर होगा। तो यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, जहां म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, ठीक है, तो यही आपकी एम्पियर का परिपथीय नियम है, इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, पहले आपको चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला लिखना है म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, फिर हमें पता है इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस 0 अंश लिखेंगे यहां पर, तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन बी डीएल। तो हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू बी इंटीग्रेशन डीएल। अब इंटीग्रेशन डीएल का मतलब का वैल्यू होता है 2 पाई आर, तो यहां पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे इस समीकरण 2 में। ठीक है, देखिए इस समीकरण में, तो इस b की वैल्यू यहां पर रख देंगे। ठीक है, तो वही मैंने किया है, ये रख दिया, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। अब नियम तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके कुछ अनुप्रयोग भी हैं, वो भी हमें पढ़ना है। तो हम हेडिंग डालेंगे एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो देखिए यहां पर एक चित्र बना हुआ है। ठीक है, ये चित्र आपका बना हुआ है, माना एक लंबे तार आई में, देखिए लंबा तार है, ये आई है। ठीक है, ये आई एक लंबा तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित तो हो रही है। ठीक है, इसका एक प्रेक्षण बिंदु जो है वो P है, ये एक प्रेक्षण बिंदु P है जिस पर हमें समझ लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब देखिए इस P से होकर जाने वाली जो इसकी त्रिज्या है O से P के बीच की दूरी, यानी कि यहां से यहां के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल r है, यानी कि इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। अब देखिए ये आपका एक छोटा सा अवयव हो गया dl, क्या हो गया, छोटा सा अवयव है। ठीक है, dl, और ये b वेक्टर है। तो देखिए b वेक्टर और dl दोनों एक ही दिशा में है। ठीक है, किस दिशा में, एक ही दिशा में है, तो हम यहां पर cos 0 अंश लिखेंगे। जैसे अभी हमने इससे पहले पढ़ा एम्पियर का परिपथीय नियम, तो उसमें भी b dl एक दिशा में थे, तो वहां पर हमने cos 0 डिग्री लिखा था, वही कारण है। ठीक है, तो माना एक लंबे सीधे तार के में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तार से r दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर ज्ञात करना है। अब एम्पियर के परिपथीय नियम से हमें पता है इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये हमें पता है, यही है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब देखिए जहां I वृत्त द्वारा घिरी धारा, चूंकि B dl एक ही दिशा में है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर समझिएगा, चूंकि जब एक ही दिशा में दोनों हैं, I B और dl एक ही दिशा में है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा v dl cos थीटा, b dl cos थीटा। ठीक है, अब चूंकि ये एक ही दिशा में है, तो हम क्या करेंगे, समांतर है एक दूसरे के, तो इनके बीच की जो कोण होगा इनके बीच का वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो 0 डिग्री होगा, तो हम यहां पर लिख देंगे b dl
इंटू, ठीक है, वी डी एल कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, ये कॉस 0 अंश, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बी डी एल, वी डी एल कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका वी डी एल हो गया। अब ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू, ये आपका v है, b तो बाहर निकल जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो आपका dl है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ये लघु अवयव है, पूरे का हम निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो dl की वैल्यू होती है, देखिए इंटीग्रेशन dl की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई r, ठीक है। तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, चूंकि इंटीग्रेशन dl इक्वल टू 2 पाई r होता है, तो अब हम इसी को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तभी आपके समझ में आने वाला है। तो देखिए यहां पर हमने अभी आपको बताया था कि b इंटीग्रेशन b डॉट dl इक्वल टू क्या होता है, एम्पियर के परिपथीय नियम में बताइए क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई इक्वल टू, ये आपका b ऐसे ही रहेगा। देखिए इसी में मैं वैल्यू रख रहा हूं, इसकी वैल्यू हमें पता है कि क्लोज इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है एम्पियर के परिपथीय नियम से, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। अब देखिए ये b हो गया और इसके स्थान पर देंगे 2 पाई r, रख दिया हमने। अब चलिए इसी को सॉल्व कर लेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं b इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट आई हम लिख सकते हैं, ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई, इसको उल्टा कर सकते हैं, सेम चीजें हैं, ठीक है। अब b इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपान 2 पाई r, और यही है आपका अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला, ठीक है। या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और लगा दीजिए, क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू, देखिए यहां पर हम 2 से ऊपर नीचे दोनों जगह 2 से गुणा कर देंगे, देखिए ऊपर भी अगर 2 से हम गुणा कर दें, नीचे भी 2 से गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपान 2 का 2 से गुणा होगा तो 4 पाई हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2 ऊपर भी गुणा होगा तो 2 आई अपान आर। देखिए 2 से जो हमने गुणा किया वो 2 आई से जुड़ गया, और ये नीचे वाला 2 इस पाई से गुणा 2 पाई हो गया, ठीक है, 4 पाई। तो इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन प्रूव्ड हो चुका है, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपको समझ में आ चुका होगा, आई होप, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है दूसरा, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये एक धारावाही परिनालिका है, ठीक है, ये एक नीचे बैटरी जुड़ी हुई है, ये आपका हो जाएगा धन और ये हो जाएगा ऋण, ठीक है। अब देखिए इसमें धारा बह रही है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। आई धारा जो है वो एक दिशा में बह रही है, देखिए ये आई ये गई, ठीक है, आई ऐसे ऐसे धारा आपकी इसमें निरंतर बह रही है, ठीक है, देखिए धारा बह रही है, ठीक है। अब इस परिनालिका की जो लंबाई है वो यल है, और इसमें जो ये फेरे हैं, देखिए ये सब फेरे हैं, ठीक है, तो ये फेरों की संख्या भी इसमें क्या है, n है, फेरों की संख्या कितनी है, n है। तो आप लिख सकते हैं कि माना परिनालिका की लंबाई l है, ठीक है, तथा इसमें लपेटे गए फेरों की संख्या n है, इसमें I प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है परिनालिका के केंद्र पर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B निम्न तथ्यों पर निर्भर करती है, यानी कि इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B होगी वो निम्न तथ्यों पर निर्भर करेगी। सबसे पहले क्या होगी, B जो है वो इसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होगी, तो यहाँ पर I हमने लिख दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर इसको 1 मान लेते हैं। उसके बाद में B जो होगी, इसमें जो कुंडली में फेरों की संख्या है n, उसके अनुपाती होगी, और इसकी लंबाई जो है, ठीक है, इसकी लंबाई जो है l, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगी, तो ये अपान ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो इसमें बहने वाली धारा के अनुपाती होगी, यहाँ पर इसमें फेरों की संख्या जो है उसके अनुपाती होगी, और उसकी लंबाई जो है परिनालिका की, इसकी लंबाई जो है l, इसकी व्युत्क्रमानुपाती होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को
संयुक्त करने पर, ठीक है, संयुक्त करने पर, ठीक है। तो इसको संयुक्त करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा V अनुक्रमानुपाती, देखिए NI अपान L, ठीक है। देखिए NI अपान L, क्योंकि N अनुक्रमानुपाती था, I अनुक्रमानुपाती था, तो ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो B इक्वल टू हमारा हो जाएगा म्यू नॉट, यहां पर जुड़ जाएगा नियतांक, तो म्यू नॉट NI अपान L, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा क्या, धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। या एक चीज आप और याद रखिएगा, जो N अपान L है, चूंकि जो N अपान L है, ठीक है, N अपान L, इसकी वैल्यू होती है सिर्फ स्मॉल n, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल n होगी। तो यहां पर अब हम लिख सकते हैं B इक्वल टू N अपान L की जगह पर स्मॉल n लिख देंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट NI, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी वही फॉर्मूला है, धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जहां स्मॉल n क्या है, स्मॉल n आपका है, इसकी वैल्यू होगी N अपान L। तो ये स्मॉल n जो है ये परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या है, ठीक है। स्मॉल n लिख सकते हैं परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। इसका मात्रक भी आप लिख लीजिएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये है आपका धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, जिसे हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल, ठीक है। यानी कि फोर्स ऑन ये मूविंग चार्ज इन ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो लॉरेंज बल क्या होता है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर आरोपित बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि कोई भी आवेशित कण है, जब वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर एक बल लगेगा, उस पर एक बल आरोपित होगा, उसी को हम लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई आवेश है वो किसी वैद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है, ठीक है, तो उस पर लगने वाले बल को हम वैद्युत बल कहेंगे, वैसे ये लॉरेंज बल आपका होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक चीज समझिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो लॉरेंज बल की दिशा होती है, लॉरेंज बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं, तो जो लॉरेंज बल F की दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण के चलने की दिशा दोनों के लंबवत होती है, ठीक है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में होगा उसके और जो कण के चलने की दिशा होगी उसके दोनों के लंबवत होती है लॉरेंज बल की दिशा। तो फिर देखिए यहां पर समझिए, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ठीक है। तो जो x अक्ष है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, देखिए ये आपका क्या है, v है चुंबकीय क्षेत्र, तो ये B आपका चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहां पर मान लीजिए कोई ये एक धन आवेश रखा हुआ, देखिए प्लस Q आवेश, ठीक है। अब ये प्लस Q आवेश क्या है, ये इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, देखिए 90 डिग्री, यहां पर क्या लिखा है 90 डिग्री, इसके लंबवत v वेग से गति कर रहा है, तो ये y अक्ष जो है ये x अक्ष के लंबवत होगा, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि तो आप बताइए लॉरेंज बल की दिशा क्या होगी, तो ये आप जो है, जो मैंने एक नियम बताता फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, उससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, x अक्ष, इस पर ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, जो प्लस Q आवेश है इसके चलने की दिशा ये v वेग से चल रहा है, ठीक है, y अक्ष में। अब देखिए जो लॉरेंज बल की दिशा होगी वो इन दोनों के लंबवत होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लॉरेंज बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आवेश के चलने की दिशा दोनों के लंबवत होती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया। अब माना प्लस Q परिमाण का एक धनावेशित कण, देखिए प्लस Q परिमाण का एक धनावेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के देखिए लंबवत, ठीक है, v वेग से गतिशील है, वेग कितना है v है। अब देखिए इस पर आरोपित लॉरेंज बल निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाएगा। तो लॉरेंज बल को हम F से डिनोट करते हैं, F इक्वल टू हो जाएगा QVB, ठीक है, जहां Q है ये आवेश जो इस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है, v है वेग और B है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा लॉरेंज बल का, ठीक है।
समझ में आ गया। अब यहां पर एक चीज और थोड़ा सा समझिए। अब मान लीजिए यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी से थीटा कोण पर गतिशील हो, यानी कि इस चुंबकीय क्षेत्र बी से देखिए थीटा कोण बनाते हुए गतिशील हो, तो देखिए वियोजन का एक नियम है कि जिधर ये कोण होगा, इस लाइन से कोण अटैच है तो ये आपका कॉस थीटा होगा, ठीक है। और जिससे ये कोण अटैच नहीं है वो साइन थीटा होगा, तो ये बी साइन थीटा होगा, ये बी कॉस थीटा होगा। तो यहां पर हमारे बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि एफ इक्वल टू क्यू वी वी था। अब थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा है तो यहां पर हम क्यू वी वी साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारा लॉरेंज बल, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए कुछ कंडीशन है उसको हम समझते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है, तो देखिए यहां पर अगला हेडिंग हमारा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम आवेशित कण की गति कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो क्या होगा। तो समांतर का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र आपका है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, ठीक है। इसको हम लिखेंगे वी वेक्टर से, वी क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब एक और कंडीशन आपसे कहा जा रहा है कि जो आवेश है, मान लीजिए ये आपका धनावेश है, ये इसके समांतर वी वेग से गतिशील है। देखिए ये आपका प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और ये इसके समांतर वी वेग से चल रहा है। यानी कि जब आवेशित कण देखिए चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तब लॉरेंज बल क्या होगा। तो समांतर प्रवेश करेगा तो हम थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, चूंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लिखेंगे क्योंकि समांतर प्रवेश कर रहा है, ठीक है। तो अब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे एफ इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, ये हमें पता है ये क्यू वी वी साइन थीटा। अब थीटा के स्थान पर हम लिख देंगे 0 डिग्री, डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है, डायरेक्टली लिखा हमने 0 डिग्री। अब देखिए एफ इक्वल टू आपका आ जाएगा क्यू वी वी साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो यहां पर 0 लिख देंगे। तो एफ इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0, ठीक है, एफ इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0। अतः आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ऋजुरेखीय पथ पर गति करेगा, ठीक है। यानी कि ये इसके समांतर गति नहीं करेगा, जब ये समांतर गति करेगा तो ये ऋजुरेखीय पथ पर गति करेगा। तो आप एक नोट लिख सकते हैं, अतः आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, ठीक है, ऋजुरेखीय पथ पर गति करेगा, ऋजुरेखीय पथ पर गति करेगा, ठीक है, करेगा। तो अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर वी वेग से प्रवेश करता है तो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ऋजुरेखीय पथ पर गति करेगा, ठीक है। अभी और केसेस हैं उनको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक और केस है उसको भी समझिए, जो कि है केस नंबर 2, ठीक है। दूसरा कंडीशन हमारा है केस नंबर 2। ये क्या है, अब यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे, ठीक है। तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, ठीक है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री कोण बनाकर, ठीक है। तो लंबवत जब प्रवेश करेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो क्या कहा गया, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रदर्शित करे यानी कि प्रवेश करे तो क्या होगा। तो देखिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र हम बना देते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। देखिए ये क्रॉस का निशान आप समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में प्रदर्शित कर रहा हूं, ठीक है। ये आपका कोई चुंबकीय क्षेत्र हो गया।
अब देखिए हो क्या रहा है, क्या कंडीशन है कि अगर लंबवत प्रवेश करे तो देखिए क्या होगा। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से है। ये एक कागज का पृष्ठ समझ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक धनावेशित कण प्लस क्यू किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दिशा के लंबवत, देखिए क्या है, मान लीजिए एक कागज का तल है, ठीक है। अब क्या है, एक यहां पर आवेश है क्यू प्लस क्यू आवेश, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। कागज का तल कुछ इस प्रकार से है और ये जो है इस प्रकार से प्रवेश कर रहा है। तो देखिए लंबवत है 90 डिग्री, दोनों के बीच का कोण बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका इसके लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो क्या होगा देखिए, तो यहां पर इसके बल की दिशा, लॉरेंज बल की दिशा क्या होगी, वो इस चुंबकीय क्षेत्र के यानी कि इसके चलने की दिशा के लंबवत होगी, ठीक है, इस प्रकार से होगी। ये क्या होगा आपका लॉरेंस बल की दिशा, यानी कि एफ की दिशा ये आपकी हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि लॉरेंस बल की जो दिशा होती है वो कण के चलने की दिशा और जो आपका दोनों के लंबवत होती है, ठीक है। यानी कि जो लॉरेंस बल की दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कण के चलने की दिशा दोनों के लंबवत होती है, ठीक है। तो ये आपका लॉरेंस बल हो जाएगा। अब ये लॉरेंस बल हो गया, इसका वेग कितना है, इसका वेग v है, ठीक है, कितना है v है, ठीक है। अब देखिए जब ये इस प्रकार से चलेगा, जब इसके लंबवत ये प्रवेश करेगा तो इसका पथ कुछ दूसरी तरह का होगा। जो इस कण का पथ होगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये इस प्रकार से इसका पथ होगा, यानी कि वृत्ताकार पथ पर ये गति करेगा, ठीक है। अब यहां पर भी अब अगर आप लॉरेंस बल निकालेंगे तो ये जो होगा किसके लंबवत होगा, ये आपके यहां पर इसका वेग v है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका लॉरेंस बल हो जाएगा। मान लीजिए इसका सेंटर ये है तो इसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी, तो इसकी त्रिज्या को हम ले लेते हैं स्मॉल r, ठीक है। तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे। तो देखिए यहां पर जो इसमें अभिकेंद्र बल एक लगेगा, ठीक है। तो अभिकेंद्र बल जो होगा वो इस लॉरेंस बल के बराबर होगा, जो F आपका है इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आवश्यक अभिकेंद्र बल इक्वल टू लॉरेंस बल, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए अभिकेंद्र बल का एक फॉर्मूला होता है mv²/r, F इक्वल टू mv²/r। और लॉरेंस बल का फॉर्मूला क्या होता है, qvv sin थीटा, qvv sin थीटा। अब चूंकि ये लंबवत प्रवेश कर रहा है तो थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री रख देंगे, ठीक है। तो ए हो जाएगा आपका mv²/r इक्वल टू, ठीक है, इसको आप मान लीजिए ओ यहां पर, ठीक है, इक्वल टू ये आपका हो जाएगा qvv sin 90 डिग्री रखेंगे तो sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। तो डायरेक्टली हम qvv लिख देंगे, या आप लिख सकते हैं sin 90 डिग्री, ठीक है। अब फिर से हम लिखेंगे mv²/r इक्वल टू हो जाएगा आपका qvv, ठीक है, sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये आपका आ गया mv²/r इक्वल टू qvv। अब इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे, ठीक है, थोड़ा आगे इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या करना है यहाँ पर mv², अब यहां से हम r की वैल्यू निकालेंगे तो इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब r की वैल्यू हमें निकालना है तो r को अगर हम इधर ले आए तो इसको इसके नीचे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा mv², देखिए qvv नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा qvv। अब एक v से ये v कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, r इक्वल टू ये आपका बचा mv/qv, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना समझ में आ गया, यानी कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो लॉरेंस बल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर हम मान लेते हैं यदि आवेशित कण की गतिज ऊर्जा जो आवेशित कण है उसकी गतिज ऊर्जा मान लीजिए k है, ठीक है। गतिज ऊर्जा को हम k से डिनोट करते हैं तो k है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, k का k इक्वल टू होता है 1/2 mv²।
अब यहां से हम v की वैल्यू निकालेंगे, उसको समीकरण 1 में पुट कर देंगे, ठीक है, रख देंगे। तो यहां से v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, तो ये आपका हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 2 का k से गुणा होगा तो 2k हो जाएगा, अपान m जो इधर गुणे में इधर बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। यहां से अगर हम v निकालें तो जब स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, तो अंडर रूट 2k अपान m, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हम v की वैल्यू रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से जब हम यहां पर v की वैल्यू रखेंगे v के स्थान पर, तब देखिए क्या आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा r इक्वल टू m अपान क्यू वी, एम अपान क्यू वी, और v की वैल्यू ऊपर रख देंगे कितना, अंडर रूट 2k अपान m, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए हम इसको लिख सकते हैं, जो हमारा ये m है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 अपान क्यू बी हम लिख देंगे, क्यू बी, और अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। देखिए यहां पर हम इस m को अंदर लेकर चले आएंगे, तो यहां पर अंदर लाएंगे तो यहां पर सिंपल m है, यहां पर m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर k, ये हो गया अपान, ये क्या हो जाएगा, नीचे नीचे आपका m बचेगा, देखिए m है, ठीक है। अब देखिए यहां से हम m से m कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तब देखिए हमारा क्या बचा, r इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहां पर जो m था केवल, जब इसको हम रूट के अंदर लाएंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जैसे हमने वहां पर किया था। तो 1 अपान क्यू वी यहां पर बचा, ठीक है, इनटू ऊपर क्या बचा, अंडर रूट 2m के, तो अंडर रूट 2m के, ठीक है। अब यहां से हम r की वैल्यू आसानी से निकाल ली हमने, r इक्वल टू ये हो जाएगा, इसका 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2m के अपान क्यू वी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पर हम और समझते हैं थोड़ा सा, और ये तो आपका आ गया त्रिज्या, ठीक है। अब लिखेंगे यदि आवेशित कण, यदि, ये सब फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आवेशित कण v वोल्ट विभवांतर, v वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया गया है तो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यहां से हम k निकाल लेंगे, k इक्वल टू, यदि मान लीजिए जो आवेशित कण है वो v वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया गया हो तो k इक्वल टू हो जाएगा q इंटू वी, ठीक है। अब यहां पर हम वैल्यू रख देंगे जो हमें रखना है, ठीक है। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, r हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें k की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब इस समीकरण में, समीकरण 2 में हम k की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 2 में k का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में हम k का मान रखेंगे और देखेंगे हमारा कितना आता है, ठीक है। तो कैसे रखेंगे, देखिए समीकरण 2 हमारा है r इक्वल टू अंडर रूट 2m के, तो 2m लिखेंगे k के स्थान पर q इंटू वी लिख देंगे, q इंटू वी अपान, देखिए नीचे है क्यू वी, ठीक है। तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर अब आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। यहां पर r इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट 2m क्यू वी, ठीक है, 2m क्यू वी अपान, देखिए q को हम क्या लिख सकते हैं, q को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट q इंटू अंडर रूट क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी शब्द का 2 बार अंडर रूट है, ठीक है, तो उसको हम उसमें लिख सकते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये q ही आएगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर्म मैंने बदल दिया है। अब इसको हम कट कर सकते हैं क्योंकि ये भी अंडर रूट q है और ये भी कट हो गया, ठीक है। अब हमारा बचा क्या, इसको देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, r इक्वल टू बचा, देखिए हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान वी। अब चूंकि ये अंडर रूट में है तो हम इस पूरे का अंडर रूट कर सकते हैं। अब ये इस प्रकार से देखिए, ऊपर बचेगा आपका 2mb और नीचे बचेगा q, क्योंकि q अंडर रूट में है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आ गई त्रिज्या, ठीक है।
अभिकेंद्र बल जो है उसकी जो त्रिज्या है वो आ गई, ठीक है पूरा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, ठीक है, तो क्या होता है। तो ये आपका हो गया, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, एम क्या है, ठीक है, यहां पर एम है द्रव्यमान, ठीक है, वी क्या है, वेग है, क्यू है आवेश। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा कोई आवेशित कण तो उसका फॉर्मूला ये होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा और समझते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि आवर्त काल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आवर्त काल कैसे निकालेंगे, तो लिखिए यदि आवेशित कण का आवर्त काल t है तो क्या होता है, t का फॉर्मूला t इक्वल टू होता है 2 पाई r अपान v, ठीक है। तो 2 पाई r अपान v होता है। अब देखिए यहां से हम थोड़ा सा निकालेंगे तो t इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 पाई अपान v इंटू हो जाएगा mv अपान qv, mv अपान, क्योंकि r इक्वल टू होता है mv अपान qv, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, v से v हम कैंसिल कर लेंगे तो यहां पर हमारा आवर्तकाल निकल आया। आवर्तकाल का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई m अपान qv, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आवर्तकाल का फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आवर्तकाल का फॉर्मूला, बहुत ही इजीली है ये। अब देखिए आवर्तकाल तो हमने निकाल लिया। अब यहां से अगर हम आवृत्ति निकालना चाहें, जो कण है उसकी आवृत्ति निकालना चाहें तो आवृत्ति इक्वल टू होता है 1 अपान आवर्तकाल, ठीक है, 1 अपान टी। तो सिंपल हम निकाल सकते हैं, एन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 अपान करेंगे और टी की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है 2 पाई एम अपान क्यू बी, तो लिख देंगे 2 पाई एम अपान क्यू बी, ठीक है। बस इसी को ऊपर नीचे कर देंगे तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा QB अपान 2 पाई m, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आवर्तकाल, यहां पर n लिख दीजिएगा, आवर्तकाल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आवर्तकाल, n इक्वल टू QB अपान 2 पाई m, ठीक है। ये हमारा कण का द्रव्यमान, Q है आवेश, B है चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ गया। तो आवर्तकाल भी निकाल लेंगे, आवृत्ति भी अब आप निकाल लेंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपना, अब चलिए देखते हैं केस नंबर 3, ठीक है, केस नंबर 3। जैसे केस 1 हमने देखा, केस 2 देखा। केस 1 में जो आवेशित कण है वो समांतर प्रवेश करता है, ठीक है। केस 2 में लंबवत। अब इसमें क्या होगा, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है, तिरछा, देखिए समांतर देखा, लंबवत देखा, आप तिरछा देखेंगे, ठीक है, तिरछा प्रवेश करता है, ठीक है। तो क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए कोई आपका ये देखिए ये आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। ये क्या हो गई, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश आया यहां पर, धन आवेश, ठीक है। अब वो इस चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे तिरछा प्रवेश करे, ठीक है। किस प्रकार से, चुंबकीय क्षेत्र में देखिए तिरछा प्रवेश कर रहा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो देखिए क्या होगा, यहां पर एक हम इसको ले लेंगे अक्ष को, ठीक है, एक आपका ये हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है, ये आपका एक हो गया इधर, और ये आपका प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। ये इस चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश कर रहा है। इसका वेग कितना है, इसका वेग है v। तो देखिए यहां पर मैंने बताया था यहां पर थीटा कोण भी बन रहा है, देखिए थीटा कोण, चुंबकीय क्षेत्र और इस कण के चलने की दिशा में थीटा कोण यहां पर बन रहा है। थोड़ा बड़ा मैं कर देता, थीटा कोण, ठीक है। तो देखिए जिधर थीटा होगा उधर हम v cos थीटा लिखेंगे, वियोजन करेंगे, v का वियोजन करेंगे तो देखिए जिधर कोण है उसे v cos थीटा लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, इधर कोण नहीं है तो v sin थीटा, v sin थीटा हो गया, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, ये आपका क्या है, ये समांतर है, ठीक है। तो जब समांतर है तो ये क्या होगा, ऋजुरेखीय पथ
बनाने का प्रयास करेगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, लंबवत है, तो जब लंबवत होगा तो वो कैसा पथ बनाने का प्रयास करेगा, वो वृत्ताकार पथ बनाने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसका पथ जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये देखिए सर्किलाकार हो जाएगा। ये किस प्रकार का, सर्किलाकार। तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है, देखिए आवेशित कण है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ये इसमें तिरछा प्रवेश करेगा चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, v वेग से, तो क्या होगा, इसका जो पथ होगा वो सर्किलाकार हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वृत्तीय पथ की त्रिज्या, जो ये आपकी वृत्तीय पथ होगी इसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो लिखेंगे वृत्तीय पथ की त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या को हम लोग डिनोट करते हैं आर से, आर का फॉर्मूला हो जाएगा एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा अपान क्यू वी, अपान क्यू वी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। देखिए एम बी साइन थीटा, देखिए साइन थीटा ये आपका हो गया अपान क्यू बी, यानी कि ये जो क्यू आवेश है और ये बी आपका है, ठीक है। तो एम बी साइन थीटा अपान क्यू बी, ठीक है। यहां पर m है कण का द्रव्यमान, v है कण का वेग, q है आवेश और b है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए आवर्त काल क्या हो जाएगा, तो आवर्त काल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, तो यहां पर आवर्त काल, आवर्त काल, ठीक है। तो t इक्वल टू यहां पर होगा 2 पाई r अपान v साइन थीटा, ये हो जाएगा इसका आवर्त काल। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो समीकरण ये जो आपका r है इसकी वैल्यू हम रखेंगे समीकरण 2 में, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा, अब r के स्थान पर ये वैल्यू रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई अपान v साइन थीटा, इसको इधर लिख देंगे और r की वैल्यू इधर लिख देंगे, ठीक है। r की वैल्यू कितनी है, एम वी साइन थीटा अपान क्यू वी, अपान क्यू वी। तो v साइन थीटा से v साइन थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिए तो हमारा बचेगा t इक्वल टू 2 पाई m अपान क्यू वी, ठीक है। तो ये हमारे आवर्त काल का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पर क्वेश्चन आपका है कि एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में आवेशित कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली गई दूरी को पिच कहते हैं। यानी कि एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में जो आवेशित कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली गई दूरी होती है उसी को पिच कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इस आवेशित कण द्वारा इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो चली गई दूरी है उसी को हम कहेंगे पिच, ठीक है। ये पूछा जाता है कभी कभी, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो केस नंबर 3 भी समझ में आ गया। तो ये आपका पूरा फिनिश हो चुका है लॉरेंज बल से रिलेटेड कि समांतर प्रवेश करेगा, लंबवत प्रवेश करेगा या तिरछा प्रवेश करेगा तो क्या होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब यहां पर हम समझेंगे चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण कैसे करें, ठीक है। यानी कि चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण, ठीक है। ये हेडिंग आपका होगा चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण। इसमें सबसे पहला हमारा है दाएं हाथ की हथेली का नियम, ठीक है। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 हमने पढ़ा था, राइट हैंड पाल्म रूल नंबर 2। तो देखिए इसमें है क्या, ये दाएं हाथ का मतलब दाहिना हाथ, ये वाला, ठीक है। तो यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि चारों अंगुलियां तथा अंगूठा परस्पर लंबवत रहे, देखिए चारों अंगुलियां और अंगूठा परस्पर लंबवत रहे, तो इस स्थिति में यदि अंगूठा जो है वो धारा की दिशा में तथा चारों अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होगी, ठीक है। यानी कि कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि हम अपना दाहिना हाथ ले लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर इसको इस प्रकार से फैलाएं तो मान लीजिए ये जो अंगूठा है ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, ये चारों अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, तो इस हथेली से जो ऊपर की तरफ ये धक्का देने की दिशा होगी यही होगी आपकी चुंबकीय बल की दिशा, ठीक है। क्या होगी, चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो यही है चुंबकीय बल की दिशा, यानी कि दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहां पर बाएं हाथ की बात की जा रही है, ठीक है, लेफ्ट वाले। तो देखिए यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, जो हमारी तर्जनी उंगली है, ठीक है, ये वाली, इसको मध्यमा, ठीक है, मध्यमा जो हमारा मिडिल उंगली है, और अंगूठा तीनों को परस्पर लंबवत रखें, तो इस स्थिति में यदि मध्यमा, जो ये मध्यमा उंगली है, ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। जैसे कुछ इस प्रकार से आप समझ लीजिए, देखिए थोड़ा सा इसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो ये आपको ऐसे करना है अपनी उंगली को। तो देखिए इसी प्रकार से आप इसी पोजीशन में कीजिए। तो अगर हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों को परस्पर लंबवत रखें, एक दूसरे के लंबवत, तो जो आपका मध्यमा है ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जो आपका अंगूठा होगा वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी से रिलेटेड कुछ अभी हम न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल का निर्धारण, ठीक है। यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल कैसे लगता है। तो देख लीजिए ये एक समान आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इसमें मैंने एक चालक रखा है, देखिए ये जो पतली सी दिख रही है आपको, ये चालक है, ठीक है। इसमें धारा I बह रही है, इसकी लंबाई को मान लेते हैं हम L है, ठीक है, लंबाई क्या है, L है, इसमें धारा बह रही है। अब जब इसमें धारा बह रही है तो इनका अपवाह वेग होगा, अपवाह वेग से चल रहा होगा इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो चालक होते हैं उनमें आवेश वाहक जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका अनुगमन वेग होगा, ठीक है, VD अनुगमन वेग आप लोगों ने पढ़ा था, उनमें इलेक्ट्रॉनों की कुछ ना कुछ संख्या होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये होता है, ये आपका हो जाएगा बल। तो इसी बल का हमें निर्धारण करना है। तो माना यह लंबाई तथा A अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का चालक, देखिए इसका क्षेत्रफल A है, लंबाई L है, ये एक चालक है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से देखिए थीटा कोण बनाते हुए, इस क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण का मतलब यहां पर मान लीजिए थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो थीटा कोण पर रखा है, इसमें I प्रबलता की विद्युत धारा बह रही है। आप देखिए यदि चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD, तो चालक में प्रवाहित धारा क्या होता है, मैंने बताया था तीसरे चैप्टर में, I = NeAVD, जहां N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A है क्षेत्रफल, VD है अपवाह वेग, ठीक है। अब देखिए एक चालक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित लॉरेंज बल, देखिए अभी तक पूरे चालक में प्रवाहित धारा मैंने बताया, अब एक चालक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित लॉरेंज बल, तो F = हो जाएगा EVD B sin थीटा, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, V है आपका चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, EVD V हो जाएगा। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, VD क्या है, अपवाह वेग, और यहां पर आपका B हो जाएगा क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको B मानेंगे, तो ये हो जाएगा आपका जो एक चालक पर आरोपित लॉरेंज बल होगा वो होगा F' = EVD B sin थीटा। अब देखिए चालक का आयतन कितना होगा, आप इसके क्षेत्रफल और लंबाई को गुणा कर दीजिए, आयतन निकल आएगा, ठीक है। तो चालक का आयतन होगा A × L। अब एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N मान लीजिए, तो जो आपका पूरा आयतन है, चालक का पूरा आयतन, तो AL आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, AL से N का गुणा कर दीजिए, ठीक है, NaL हो जाएगा। अब देखिए संपूर्ण धारावाही चालक पर आरोपित बल जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित लॉरेंज बल गुणे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। तो देखिए यहां पर लॉरेंज बल जो F होगा वो किसके बराबर होगा, ये आपका होगा एक चालक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित लॉरेंज बल F', जो मैंने यहां पर लिखा था, देखिए EVD V sin थीटा, ठीक है, और इनटू ये आपका NaL के बराबर होगा, यानी कि AL आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आ रही और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, F = NeAVD, देखिए N है आपका यहां पर, E है यहां पर, A है यहां पर, VD है यहां पर, तो NeAVD लिखेंगे तो बचेगा क्या, VL sin थीटा आपका बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मैंने आपको क्या बताया था कि NeAVD = I होता है, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मैंने बताया था आपको I = NeAVD
वी डी। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला अब क्या आ जाएगा बताइए, एफ इक्वल टू, देखिए एन ई ए वी डी के स्थान पर हम क्या रख देंगे, आई लिख देंगे। ठीक है, बी एल आपका ऐसे ही रहेगा साइन थीटा, आई वी एल साइन थीटा, और यही हो जाएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहां पर कुछ कंडीशंस हैं, जैसे देखिए केस नंबर 1 आपका है, केस नंबर 1। ठीक है, यानी कि शर्त नंबर 1, यदि थीटा, जो थीटा आपका दिया गया है, तो यदि थीटा इक्वल टू 0 अंश हम ले लें या फिर 180 डिग्री ले लें, ठीक है, 180 अंश हो तो क्या होगा बताइए, तो आपका जो f होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो f इक्वल टू हम लिखेंगे आई वी एल साइन थीटा, आई वी एल साइन, तो साइन 0 अंश लिख देते हैं, 0 अंश हो गया। ठीक है, तो f इक्वल टू आपका हो जाएगा आई वी एल इंटू साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो हमारा f की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री या 180 डिग्री रखेंगे तो f की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, केस नंबर 2 क्या है, यदि थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री रखें, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब क्या होगा, तो हमारा बल जो होगा F इक्वल टू हो जाएगा आई वी एल साइन थीटा, आई वी एल साइन थीटा के स्थान पर 90 डिग्री रख देंगे। ठीक है, तो हमारा F इक्वल टू हो जाएगा क्या, आई वी एल इंटू साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहां पर हमारा F इक्वल टू आ गया आई वी एल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बल। ठीक है, चुंबकीय बल। तो यहां पर आपको कंडीशंस मैंने बताया, तो यही फॉर्मूला होता है जो ऊपर मैंने बताया, F इक्वल टू आई वी एल साइन थीटा, यही होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर आरोपित चुंबकीय बल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया केसेस। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके 4th चैप्टर का, कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल कैसे निकालें, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए नाम से स्पष्ट है, दो समांतर धारावाही तार। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दो समांतर धारावाही तार लेना है, तो इसको अभी आप साइड में रखेंगे, आप इस वाले चित्र को समझेंगे। ठीक है, देखिए इसमें दो तार है, एक PQ और एक RS। ठीक है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। इसमें धारा I बह रही है, इसमें धारा I2 बह रहा है। ठीक है, इसमें देखिए जब चालक तार में एक ही दिशा में धारा बहेगी तो क्या होगा, उनमें आकर्षण होगा। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखिए, लिख सकते हैं, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे इसमें जब आप धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ओस्टर्ड के प्रयोग में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक PQ एक RS, दो तार हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। PQ में I1 धारा बह रही है और RS में I2 धारा बह रही है। ठीक है, ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र B1। ठीक है, अब देखिए अगर तार में एक ही दिशा में, ठीक है, धारा बह रही है, तो फिर देखिए PQ और RS दोनों तारों में एक ही दिशा में धारा बह रही है ऊपर की ओर। ठीक है, तो इसमें आकर्षण होगा। देखिए इसमें जो बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, एक दूसरे को ये आकर्षित कर रहे हैं। ये चित्र मैंने किस लिए समझाया है, कि जब दोनों तार में धारा की दिशा विपरीत होगी, देखिए इसमें इधर की तरफ धारा बह रही है, इसमें नीचे की तरफ बह रही है, तो जब विपरीत दिशा होगी तो जो बल है वो बाहर की ओर लगेगा, यानी कि उनमें प्रतिकर्षण होगा। तो ये दूसरा चित्र उसी के लिए है, समझाने के लिए। ठीक है, तो जब दोनों तारों में एक ही दिशा में धारा बहेगी तो उनमें आकर्षण बल होगा, जब तार में विपरीत दिशा में धारा बहेगी तो क्या होगा, उनमें प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो PQ और RS ये दोनों जो तार हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। ठीक है, अब देखिए लिखिए आप लोग, माना अनंत लंबाई के दो धारावाही तार PQ व RS वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। देखिए r मीटर की दूरी पर रखे हैं, इनमें क्रमशः I1 व I2 प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए चालक PQ के कारण, सबसे पहले हम क्या करेंगे, PQ के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए चालक PQ के कारण बिंदु M पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता,
ठीक है। तो चालक PQ के कारण सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें B1 इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 अपान R, यानी कि किसी चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हम PQ के कारण निकाल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो हम इसको लिखेंगे B1, ठीक है, क्योंकि ये पहला चालक है। तो B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 अपान R। अब देखिए, अब तार RS की L लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल, यानी कि जो आपका RS है इसकी L लंबाई पर आरोपित जो चुंबकीय बल होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू I2 B1 L साइन थीटा, ठीक है। यानी कि I2 जो धारा इसमें बह रही है, देखिए I2 धारा बह रही है, ठीक है। B1 हम ले लेंगे इस चुंबकीय क्षेत्र को, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि F इक्वल टू IBL साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहां पर B1 है तो हम B1 ले लेंगे, तो I2 B1 साइन थीटा। अब देखिए F इक्वल टू I2 B1 L साइन थीटा के स्थान पर 90 डिग्री रखेंगे, ठीक है। थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे? हम 90 डिग्री रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा F इक्वल टू IT B1 L। इसको हम क्या लिख सकते हैं? B1 की वैल्यू रख देंगे यहां पर। देखिए B1 की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 अपान R, तो उसको यहां पर रख देंगे। तो हमारा हो जाएगा F इक्वल टू I2 म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 अपान R, और जो L है वो ऐसे बाहर लिख देंगे। अब ये L इधर गुणे में है, जब इधर ले जाएंगे तो बटा में हो जाएगा। देखिए F के नीचे आ गया तो F अपान L इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई, इस I1 को लिखेंगे और इधर I2 कर देंगे, तो I2 अपान R न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा चालक की प्रति लंबाई पर चुंबकीय बल, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से हम PQ जो हमारा तार है इस पर इसकी प्रति मीटर लंबाई पर चुंबकीय बल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमने जो है RS के लिए तो निकाल लिया, अब हमें PQ की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल निकालना है। देखिए इसी प्रकार तार PQ की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल, तो वही फॉर्मूला इसका भी हो जाएगा, वही सेम, ठीक है। क्योंकि दोनों तार में धारा केवल चेंज है, तो धारा को यानी कि दोनों धाराएं ली गई है, तो म्यू नॉट अपान 2 पाई हो जाएगा इंटू I1 I2 अपान R हो जाएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला इसका भी हो जाएगा, और न्यूटन प्रति मीटर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी? देखिए ये आपका डेरिवेशन प्रूफ हो चुका है, यही होगा दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल का फॉर्मूला, ठीक है। PQ और RS दोनों के लिए समझ में आ गया। अब 1 एम्पियर का अगर आपको इसमें डेफिनेशन समझना है तो क्या करेंगे? तो यहां पर जो धारा बह रही थी I1 और I2, ठीक है, देखिए चित्र में ऊपर देखिए, ये देखिए I1 और I2 धारा बह रही थी, इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि धारा को हम 1 मान लेंगे, तो देखिए अभी हमें 1 एम्पियर की परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यदि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I हो, ठीक है, इसको I मान लेते हैं, यानी कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I हो, तब हम इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं? F अपान L इक्वल टू, देखिए ऊपर वाले फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं F अपान L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई। अब देखिए I1 की वैल्यू भी आई है, I2 की वैल्यू भी आई है, तो इसको हम I स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, I स्क्वायर अपान R, ठीक है। तो अगर I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I हो तो क्या होगा? ये इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, हम 1 एम्पियर की परिभाषा यही से लिखेंगे। तो 1 एम्पियर की परिभाषा के लिए आपको I की वैल्यू 1 माननी होगी, तो यदि I इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है, और R इक्वल टू हम 1 मीटर मान लें, R इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? F अपान L इक्वल टू हो जाएगा, देखिए म्यू नॉट अपान 2 पाई, ठीक है, यही फॉर्मूला हो जाएगा। I की वैल्यू 1 आ जाएगी, R की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। या इसी को हम बराबर लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपान 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? 2 गुणे 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहां से अब हम 1 एम्पियर की परिभाषा बता सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिए। 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो वायु अथवा निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 ऋजु रेखीय लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की लंबाई पर 2 गुणे 10 की पावर -7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा।
तो देखिए यहां पर हेडिंग डालेंगे 1 एम्पियर और लिखेंगे कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो वायु अथवा निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित दो ऋजुरेखीय लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ठीक है, तो यही 1 एम्पियर वैद्युत धारा होगी। समझ में आ गया ये टॉपिक भी, ये डेरिवेशन भी। अब चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, यानी कि मूवमेंट ऑफ कपल ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आपको करना क्या है, देखिए यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र है, मैंने लाइनों के द्वारा इसको व्यक्त किया है। तो ये आपका एक चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए इसी चुंबकीय क्षेत्र में मैंने एक आयताकार लूप रख दिया है पी क्यू आर एस। ठीक है, तो आप लिखेंगे माना एक आयताकार लूप पी क्यू आर एस एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया, यानी कि इसको इस चुंबकीय क्षेत्र में इस लूप को लटकाया गया है। अब देखिए लूप की लंबाई ये पी क्यू और आर एस है, ये आपकी लंबाई है। ठीक है, तो पी क्यू और आर एस इक्वल टू हम मान लेंगे एल, इसकी लंबाई एल है। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई देखते हैं, तो चौड़ाई क्या है इसकी चौड़ाई है क्यू आर तथा पी एस, तो ये इक्वल टू आपका कितना है बी है। ठीक है, कितना है बी है। अब देखिए मान लीजिए इस लूप में हम आई धारा प्रवाहित करते हैं, देखिए धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही बल का अनुभव करेगा, यानी कि जो ये कुंडली है जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। क्लियर है, धारा जिसमें प्रवाहित होगी वो चुंबकीय बल का अनुभव करता है। ठीक है, अतः चालक की प्रत्येक इस लूप की प्रत्येक भुजा पर एक बल लगता है जिसकी दिशा दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? यदि इसमें बहने वाली धारा, यदि अंगूठा बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और चारों उंगलियां उस दिशा की ओर संकेत करें, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करें, तो हथेली पर धक्का देने की दिशा जो होगी वही चुंबकीय बल की दिशा, उस पर लगने वाली बल की दिशा होगी। ठीक है, तो अब यहां पर लिखेंगे माना एक आयताकार लूप पी क्यू आर एस को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकाया गया है। लूप की लंबाई, देखिए लंबाई कितनी है पी क्यू और आर एस। ठीक है, इक्वल टू एल है, और चौड़ाई पी एस और क्यू आर इक्वल टू बी है। अब इस आई प्रबलता की वैद्युत धारा इसमें बह रही है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, धारावाही लूप पर आरोपित जो बल युग्म आघूर्ण होगा उसका एक फार्मूला होगा। ठीक है, उसका फार्मूला क्या होगा? ठीक है, जैसे देखिए ये आपका यहां पर एक लूप रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है आपका आयताकार लूप है, समझ में आया? तो अब यहां पर कैसे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला होगा एकल बल का परिमाण, यानी कि जो एकल बल आपका लग रहा है उसका परिमाण क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, और देखिए दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है, इन दोनों के गुणनफल से हम धारावाही लूप पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बल युग्म आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, तो टाउ लिखेंगे इक्वल टू F1 का मतलब एकल बल का परिमाण। ठीक है, F1 जो है इंटू ऑन का मतलब दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपको चित्र में समझाया गया है। इसमें देखिए क्या है, आयताकार लूप है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है आपका धारा अवयव पी क्यू। ठीक है, धारा अवयव इसमें क्या है पी क्यू है, बट वो है कहां, देखिए यहां पर। ठीक है, तो इसमें धारा दो प्रकार से, एक आई अप है और एक आई डाउन है। आई अप का मतलब क्या हुआ, धारा अवयव पी क्यू जो है तथा आर एस क्रमशः ये अप को इस प्रकार से हमने डिनोट किया है और डाउन को इस प्रकार से डिनोट किया है, इसमें बिंदी है, इसमें दूसरी तरह से है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, तो टाउ इक्वल टू F1 की वैल्यू रखेंगे आई बी एल साइन थीटा। अब चूंकि लंबवत है बल तो यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हम रख देंगे। ठीक है, इंटू ये बी साइन थीटा आपका हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या है, ये बी साइन थीटा है आपका। ठीक है, क्या है ये बी साइन थीटा, तो इसको हम यहां पर रख देंगे, लंबवत दूरी जो इसकी है। ठीक है, तो ये बी साइन थीटा आपका हो जाएगा। और F1 क्या है, F1 आपका यहां है। ठीक है, तो F1 की वैल्यू आई बी एल साइन 90 डिग्री रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि F1 जो है लंबवत है, देखिए ये इसके लंबवत है, तो यहां पर 90 डिग्री रखेंगे और बी साइन थीटा हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर आई बी हमने लिख दिया, एल हो गया। अब यहां से हमने बी को इधर ले आए, एल इंटू बी।
ठीक है, एल इंटू बी हो जाएगा। और बाकी बचेगा क्या, ये आपका साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 और साइन थीटा ये आपका बच गया। अब देखिए लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू क्या होगा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो एल इंटू बी के स्थान पर हम ए रख देंगे, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू आपका हो जाएगा आई बी, इसकी वैल्यू ए हो जाएगी साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा भी हम लिख सकते हैं, और यही होगा बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आ गया, बल युग्म आघूर्ण। अब देखिए मान लीजिए यदि लूप में फेरों की संख्या n है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो बल युग्म आघूर्ण का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गया। अभी चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये हमारा टॉपिक फिनिश हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चल कुंडली धारा मापी, जिसे इंग्लिश में कहेंगे मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब यहां पर आपको इसको समझना है कि चल कुंडली धारा मापी क्या होता है। देखिए चल कुंडली धारा मापी जो होता है दो प्रकार से होता है। एक है आपका निलंबित कुंडली धारा मापी, जिसका चित्र यहां पर बना हुआ है, ठीक है। एक आपका है कीलकित कुंडली अथवा वेस्टर्न धारा मापी, जिसका चित्र यहां पर बना हुआ है, ठीक है। तो हम दोनों को समझेंगे, एक एक को अच्छे से समझेंगे। देखिए दोनों की कार्य विधि समान है, यानी कि दोनों जो आपकी धारा मापी है इनका सिद्धांत और कार्य विधि दोनों का एक समान है, ठीक है। लेकिन इनकी रचना में केवल थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, जो निलंबित कुंडली धारा मापी है इसमें कुंडली को फास्फर ब्रांच की पतली पट्टी से लटकाया गया है। देखिए ये फास्फर ब्रांच की पतली पट्टी है, यहां पर आप नाम भी लिख सकते हैं। ये किसकी पट्टी है, फास्फर ब्रांच, ठीक है, की पतली की पत्ती आप डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है, की पत्ती, ठीक है। तो फास्फर ब्रांच की पत्ती ये है। तो देखिए यहां पर है क्या क्या, सबसे पहले इसको यहां पर इसको इससे लटकाया गया है, लेकिन इसमें क्या है, देखिए इसमें इस चूल के द्वारा लटकाया गया है, ठीक है। जो हमारी कीलकित कुंडली अथवा वेस्टर्न धारा मापी है इसमें क्या है, इसमें हमने कीलकित, इसमें दो चूलों के बीच ये झूलती है। देखिए चूल है, इसके बीच ये झूल रही है, ठीक है। तो यहां पर अब देखिए इसकी संरचना में थोड़ा सा आप लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं। देखिए इसमें एक आयताकार कुंडली होती है, देखिए ये कुंडली है तांबे के तार की कुंडली, ठीक है। तो इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो तांबे के पतले पृथक्कृत तार के एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेटी जाती है। देखिए एल्यूमिनियम का फ्रेम ये दूसरे नंबर वाला है, इसके ऊपर तांबे के तार की कुंडली है, ठीक है। अब देखिए क्या है, आगे देखते हैं। इस कुंडली को एक पतली फास्फर ब्रांच की पत्ती के साथ, देखिए ये फास्फर ब्रांच की पत्ती के साथ लटकाया गया है, ठीक है। यहां पर देखिए घोड़े के जो नाल होता है, ठीक है, उसके आकार के चुंबक है, नॉर्थ और साउथ यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक अस्थाई घोड़ा नाल चुंबक के बेलनाकार ध्रुवों के बीच लटकाया गया है। देखिए ये आपका फास्फर ब्रांच की पत्ती है और ये तांबे के, ये आपका दोनों जो है घोड़े के नाल के समान चुंबक है, ठीक है। इन्हीं के बीच इसको लटकाया गया है, इस कुंडली को, ठीक है। अब देखिए इस पत्ती के ऊपर एक मरोड़ टोपी होती है, ये देखिए मरोड़ टोपी, मरोड़ दृढ़ता इससे हम निकालेंगे अभी, ठीक है। मरोड़ दृढ़ता क्या होता है, तो ये मरोड़ पत्ती होती है, जितना आप इसको मरोड़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसके बीच में क्या है, देखिए ये जो आपको दिख रहा है गाढ़ा गाढ़ा, ये क्या है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कुंडली के भीतर एक नरम लोहे की क्रोड है ये, ठीक है। एक नरम लोहे की क्रोड है जो इस कुंडली से बिना स्पर्श किए रखी गई है, ठीक है, बिना स्पर्श किए रखा गया है। तो इस प्रकार से यह आपका होता है क्या, निलंबित कुंडली धारा मापी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, कीलकित कुंडली अथवा वेस्टर्न धारा मापी। अब देखिए इसकी संरचना थोड़ा सा आप समझिए, यह भी चल कुंडली धारा मापी या निलंबित कुंडली धारा मापी की अपेक्षा बहुत कम सुग्राही होती है। इसकी अपेक्षा ये बहुत कम सुग्राही होगी, ठीक है। इसमें तांबे के महीन पृथक्कृत तार के एल्यूमिनियम के फ्लेट पर लटकी होती है। देखिए एल्यूमिनियम के फ्लेट, इसमें एक कुंडली है ये, ठीक है, इसमें स्प्रिंग भी लगी हुई है, देखिए स्प्रिंग, और ये जो चूल है इन्हीं के बीच में झूलती रहती है, इन्हीं के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कुंडली के दोनों सिरों पर चूलों के पास दो स्प्रिंग लगे रहते हैं। देखिए जो चूल है इसके पास ये स्प्रिंग लगे हुए हैं, ठीक है, एक ये और एक ये नीचे, देखिए नीचे भी चूल है, ठीक है। तो यहां पर दोनों के पास स्प्रिंग लगे होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे थोड़ा सा समझते हैं, कुंडली के दोनों सिरों के पास स्प्रिंग लगे होंगे जो कुंडली के घूमने पर ऐंठन बलयुग्म उत्पन्न करते हैं। इसके कुंडली
कुंडली के जब ये घूमेगी तो इस पर ये ऐंठन उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। और ये जो है इसकी सहायता से हम 10 की पावर -6 एम्पियर तक की वैद्युत धारा नापी जा सकती है। ये जो आपका कीलकित कुंडली अथवा वेस्टर्न धारा मापी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोनों धारा मापी। अब देखिए इसके सिद्धांत से हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। देखिए सिद्धांत, तो जब कुंडली में धारा I प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, टाउ इक्वल टू NI/AB sin थीटा। एन मैंने क्यों लिखा, ये फेरों की संख्या है क्योंकि यहाँ पर कुंडली में फेरे हैं। ठीक है, तो फेरों की संख्या। आप देखिए यदि कुंडली के तल पर अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, यानी कि कुंडली के तल पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टाउ इक्वल टू हमारा आ जाएगा NI/AB। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा समझते हैं। अब आगे देखिए, यदि निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता C हो, मरोड़ दृढ़ता का मतलब जो निलंबन पत्ती है वो जब मरोड़ती है यानी कि मरोड़ दृढ़ता उसकी कहा जा रहा है C हो, तथा निलंबन पत्ती की ऐंठन फाई हो, जो पत्ती थी, ठीक है, उसकी ऐंठन अगर फाई हो तो प्रत्यायन बलयुग्म आघूर्ण, जो ये पत्ती है इसकी मरोड़ दृढ़ता अगर C हो और इसकी ऐंठन फाई हो तो प्रत्यायन बलयुग्म आघूर्ण जो होगा वो होगा C फाई। अब देखिए साम्य अवस्था के लिए प्रत्यायन बलयुग्म आघूर्ण जो है वो विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होगा। जो अभी हमने बलयुग्म आघूर्ण निकाला था, टाउ इक्वल टू क्या निकाला था, NI/AB, और प्रत्यायन बलयुग्म आघूर्ण होता है C फाई। ठीक है, इसको समझना होगा। ठीक है, अब देखिए I इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये I इक्वल टू हो जाएगा, देखिए C अपान NAB इसके नीचे आ जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, अब I इक्वल टू हो जाएगा K फाई। ये K फाई क्यों होगा, क्योंकि देखिए जहां C अपान NAB जो है, C अपान NAB एक उपकरण नियतांक है जिसे धारा मापी गुणांक भी कहते हैं। इसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे K से एक धारा मापी उपकरण नियतांक है जिसे धारा मापी गुणांक भी कहते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं K से, तो मैंने यहां पर इसके स्थान पर K लिख दिया। ठीक है, अतः धारा मापी में प्रवाहित धारा विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि इसमें जो प्रवाहित धारा होगी वो विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे धारा मापी की सुग्राह्यता निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कुंडली के प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप से मापी जाती है। इसकी सुग्राह्यता को हम SI से डिनोट करते हैं। I इक्वल टू होता है फाई अपान I। फाई क्या है, फाई है निलंबन पत्ती की ऐंठन। ठीक है, अब फाई के स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या, देखिए यहां पर क्या लिख सकते हैं, SI इक्वल टू NAB अपान C। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि I इक्वल टू होता है C फाई अपान NAB। ठीक है, क्या होता है, C फाई अपान NAB। देखिए यहां पर I इक्वल टू क्या है, C फाई अपान NAB, तो वही हम यहाँ पर I की जगह पर लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जब लिखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा फाई अपान I इक्वल टू NAB। अब हमें पता है कि फाई अपान I जो है वो SI के बराबर होता है। देखिए SI के, ठीक है, तो फाई अपान I की जगह पे SI रख देंगे, SI इक्वल टू हो जाएगा NAB अपान C। ठीक है, तो वही आपका फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर आ जाएगा और यही धारा मापी की धारा सुग्राह्यता होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए आगे है वोल्टेज सुग्राह्यता। ये क्या है, तो देखिए यदि कुंडली के सिरों के बीच वोल्टेज B है तो देखिए, तो SB वोल्टेज सुग्राह्यता को हम SB से डिनोट करते हैं। SB इक्वल टू होगा फाई अपान V। अब हमें ओम के नियम से क्या पता है, ओम के नियम से हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो इस V के स्थान पर हम IR रख देंगे। ठीक है, तो हमारा SB इक्वल टू हो जाएगा फाई अपान I इंटू 1 अपान R। अब फाई अपान I इक्वल टू हमें पता ही है, अभी मैंने आपको बताया कि NAB अपान C होता है, तो NAB अपान C लिख देंगे, ये R इसमें जुड़ जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर N क्या है, N है फेरों की संख्या, A क्या है कुंडली का क्षेत्रफल, B क्या है चुंबकीय क्षेत्र, C क्या है मरोड़ दृढ़ता और R है प्रतिरोध। ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज सुग्राह्यता भी निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, चुंबकीय द्विध्रुव पर, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जिसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बल युग्म आरोपित होता है जो उस द्विध्रुव के अक्ष को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कर देता है। देखिए एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, इसमें मैंने एक चुंबकीय द्विध्रुव रखा है। अब ये चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी युक्त है जिसे हम अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो इस पर एक बल युग्म आरोपित होता है। इस पर बल युग्म आरोपित होगा जो उस द्विध्रुव के अक्ष, देखिए चुंबकीय अक्ष को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कर देगा। जैसे
चुंबकीय द्विध्रुव का एग्जाम्पल क्या होगा? दंड चुंबक, धारा लूप, धारावाही कुंडली, ठीक है, ये सब चुंबकीय द्विध्रुव के एग्जाम्पल्स होंगे। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये होता क्या है? देखिए, माना किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पर रखा गया है, तो इस प्रकार इस पर आरोपित बल आघूर्ण, ठीक है। देखिए अभी मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा, इसके दो डेफिनेशन है, ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मान लीजिए किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पर रखा गया है, इस प्रकार इस पर आरोपित बल आघूर्ण क्या होगा? जैसे देखिए यहां पर एक चुंबकीय द्विध्रुव है, चित्र में समझिए, इस चुंबकीय द्विध्रुव को मैंने थीटा कोण बनाते हुए एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, ठीक है। तो इस पर बल युग्म आघूर्ण क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, जहां बी है चुंबकीय क्षेत्र, एम है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, टाउ क्या है? टाउ है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका टाउ क्या है? बल युग्म आघूर्ण, और एम है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया, इसको आप लोग ऐसे नोट कर लीजिए, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये चुंबकीय द्विध्रुव का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री रख देंगे। तो टाउ मैक्सिमम जब 90 डिग्री रखेंगे तो ये चुंबकीय यानी आपका जो बल युग्म आघूर्ण है उसका मैक्सिमम हम लेंगे, अधिकतम। तो टाउ मैक्स इक्वल टू एम बी साइन थीटा हो जाएगा, थीटा के स्थान पर 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो टाउ मैक्सिमम जो आएगा वो एम बी आ जाएगा। अब यहां से हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम को निकाल लेंगे, तो एम इक्वल टू हो जाएगा टाउ मैक्स अपान बी, जहां टाउ मैक्स क्या है? बल युग्म आघूर्ण, अधिकतम बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। तो टाउ मैक्स अपान बी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया फॉर्मूला। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, देखिए किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण, यहां से हम इसका डेफिनेशन निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे? डेफिनेशन क्या होगा इसका? किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव के एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर आरोपित होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का डेफिनेशन, ठीक है। किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव के एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर आरोपित होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, समझ में आया? लंबवत का मतलब मैंने 90 डिग्री रखा, इसका मतलब लंबवत, ठीक है। तो ये आपका होगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का डेफिनेशन, ठीक है, परिभाषा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहां पर हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुव प्रबलता गुणे प्रभावी लंबाई, ठीक है, इन दोनों के गुणनफल को भी हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि m इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l। स्मॉल m क्या है? ध्रुव प्रबलता है, और 2l क्या है? प्रभावी लंबाई है। देखिए दंड चुंबक है, इसकी जो लंबाई 2l है, ठीक है, और इसका जो ध्रुव प्रबलता होगा, इन दोनों के गुणनफल को हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? एक और परिभाषा, किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस चुंबक के ध्रुव प्रबलता तथा प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। अब द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म क्या होगा? टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और हमें ये पता है कि टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा भी होता है। तो टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा भी होता है, टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा भी होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, MB साइन थीटा इक्वल टू NIAB साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों टाउ के बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया MB साइन थीटा इक्वल टू NIAB साइन थीटा। यहां से M हम रहने देंगे, बाकी सबको नीचे ले आएंगे। तो NIAB साइन थीटा हो जाएगा अपान ये हो जाएगा B साइन थीटा, भी इधर आ जाएगा तो B साइन थीटा, B से B कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा, तो बचा क्या? M इक्वल टू NIA, ठीक है, जहां n क्या है? ये कुंडली में फेरों की संख्या है, I क्या है? धारा है, A है कुंडली का क्षेत्रफल, ठीक है। तो M इक्वल टू NIA भी हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। अब आप लोग कहेंगे सर ये कैसी राशि है? तो ये एक सदिश राशि
है। ठीक है, क्या है ये? एक सदिश राशि है। अब कहेंगे सर इसका मात्रक क्या होगा, तो यहां से निकाल लीजिए m इक्वल टू एन आई ए, तो एन है फेरों की संख्या, इसका कोई मात्रक ही नहीं है। आई क्या है? धारा, धारा का मात्रक एम्पियर। ए क्या है? एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब एम्पियर आई है तो आई की विमा क्या होगी? ए हो जाएगी, मीटर स्क्वायर है तो एल के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो L2 जो है ये इसकी विमा होगी, या इसको L2A भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही इसकी विमा हो जाएगी। तो ये था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा, मात्रा के विमा, और यही हमारे 4th चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आ चुका होगा और पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप ऐसे ही और भी चैप्टर्स का वीडियो चाहते हैं, फुल चैप्टर इन वन वीडियो, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।